So dear student, in the continuation of last lecture, now the next question is, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फिगर शोज अ चार्ज एरेज नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रुपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर बाय आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 एंड कॉन्ट्रास्ट द रिजल्ट विद दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल। मतलब क्या है इसका कि आपने रिजल्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक मोनोपोल के साथ कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर डायग्राम की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन व्हाट इज़ गिवन टू यू। इसमें क्वाड्रुपोल है। क्वाड्रुपोल का मतलब होता है जब दो बैक टू बैक डाइपोल आपस में कनेक्ट हों। देखो, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एक डाइपोल ये हो गया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू एक डाइपोल ये हो गया। तो ये डाइपोल ऐसे है और ये डाइपोल ऐसे बैक टू बैक जुड़ गए। तो दोनों के माइनस क्यू चार्ज एक ही पॉइंट पर है। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे बिहेव करेगा जैसे यहाँ पर एक -2q चार्ज रखा हुआ है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि तीन चार्जेज हैं, एक प्लस क्यू, एक -2q, एक प्लस क्यू। इन तीनों की वजह से पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल निकालना है। सो हाउ मेनी पोटेंशियल्स विल एक्ट नाउ पॉइंट P? तीन चार्ज हो गए एक तरीके से, एक प्लस क्यू, एक -2q, एक क्यू। तो तीन पोटेंशियल काम करेंगे यहाँ पे। Vp = VPA प्लस VPB प्लस VPC। चलिए वैल्यू रखें। यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है और ये जो चीज़ आपको दे रखी है ये A दे रखी है इस वक्त, और ये भी A दे रखी है, ध्यान रखना। तो पहले P पर A की वजह से K Q अपॉन A से लेकर P तक का डिस्टेंस R प्लस A प्लस फिर B की वजह से K इंटू -2Q और ये डिस्टेंस आपका R, यहाँ से लेकर यहाँ तक R। अब प्लस C की वजह से K Q, अब ये वाला डिस्टेंस CP, ये R माइनस A होगा। अब ये सारा सॉल्यूशन मैं आपकी जिम्मेवारी पर छोड़ रहा हूँ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा लास्ट में, मैं लास्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब तो आपने मैथमेटिक्स ही करना है बस। तो आंसर कम्स आउट टू बी K इंटू Q इंटू 2A² अपॉन R इंटू R² माइनस A²। तो अब आपने इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर को वेरीफाई कर लेना। ओके, तो सीधी बात है, तीन चार्ज हो गए Q -2Q और Q, तो इस पॉइंट पे तीन पोटेंशियल का तीनों निकालो, ऐड कर दो। तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A गिवन, तो A² को नेगलेक्ट कर दो, A² कैन बी नेगलेक्टेड। तो जैसे ही आप A² को नेगलेक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा K इंटू, देखो Q इंटू 2A² है तो 2A इंटू A लिख रहा हूँ इसे, अपॉन नीचे हो जाएगा R इंटू R²। Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट होता है, अगर आप इसको डाइपोल मोमेंट की टर्म में देखना चाहो, लेकिन यहाँ मत लिखना, इसे ऐसे ही रहने दो। चलो 2A² की टर्म में रहने दो, कन्फ्यूजन होगा आपको। तो K Q इंटू 2A² अपॉन R³। तो आप इस रिजल्ट को देखो तो इसमें जो पोटेंशियल है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ आ रहा है। जबकि डाइपोल के केस में आपको याद होगा V की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आती थी, और सिंगल चार्ज के केस में V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसने यही कहा आपको कि इनके साथ आप इसे क्या करो, कंपेयर करो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.22, एक क्वाड्रुपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2.20 आपको करवा रहा हूँ। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Two charged conducting sphere of radii A and B are connected to each other by a wire. What is the ratio of electric field at the surface of the two spheres? आपने देखो डायग्राम को समझिए क्या दे रखा है। सो ये क्वेश्चन गिवन है आपको कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक का रेडियस A दूसरे का B, दोनों चार्ज्ड हैं, उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी कि इस पहले वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरे वाले स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रेशियो होगा। आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान ये है कि भाई ये पहला स्फीयर ये दूसरा स्फीयर, दोनों पे चार्ज गिवन नहीं है। तो मान लो इन दोनों पे फाइनल चार्ज Q1 आ गया और इस पे Q2 हो गया। फाइनल चार्ज क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब दोनों को चार्ज किया गया तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग रहा होगा। मान लो इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। जब हमने इनको कंडक्टिंग स्फीयर से कनेक्ट किया तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, टिल कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता।
तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक स्टेज ऐसी आएगी जब पोटेंशियल सेम हो गया, तो उस वक्त यहाँ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस पर चार्ज बचा Q1 और इस पर चार्ज बचा Q2। पहले कुछ हो रहा होगा, अब Q1 और Q2 हो गया। तो Q1 और Q2 हो गया तो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला KQ/R²। अगर इस हिसाब से आप बात करो तो E1 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q1 अपॉन A² और E2 की वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q2 अपॉन B²। ठीक है ना। एक कंडक्टिंग स्फीयर के केस में उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ये होती है। तो अब क्या करना है, आपने इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो E1/E2 कम्स आउट टू बी K इंटू Q1/A² इंटू B² अपॉन K इंटू Q2। तो K से K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Q1/Q2 इंटू B²/A²। ये आ गया बेटा। अब यहाँ आपको समझना है, आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें केवल वैल्यू A और B दे रखी है, Q1 और Q2 तो आपको गिवन ही नहीं है। इसका मतलब अब हमारा जो पार्ट शुरू होगा वो Q1 और Q2 को एलिमिनेट करने का काम शुरू होगा। Q1 और Q2 को एलिमिनेट। अब Q1 और Q2 को कैसे एलिमिनेट करोगे आप? Q1 Q2 को एलिमिनेट करने के लिए ये वाली चीज़ आप अप्लाई करो, ये वाली बात, क्योंकि अब V1 V2 के बराबर हो चुका है और आप जानते हो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R के बराबर। तो आप इसे KQ/R के बराबर रखो, तो V1 आ जाएगा KQ1/A मस्ट बी इक्वल टू K इंटू Q2/B, क्योंकि आपने Q1 और Q2 फाइनल चार्ज माने हैं। K से K कट गया, तो यहाँ से देखो Q1/Q2 की वैल्यू, इस Q2 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो A इधर चला जाएगा, A/B हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई। जैसे आप पुट करोगे तो देखो क्या आ गया आंसर, E1/E2 इक्वल टू Q1/Q2 की जगह तो आ गया A/B। मैं ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, Q1/Q2 की जगह आ गया A/B और B²/A² ऑलरेडी यहाँ है, तो B²/A²। तो एक A से एक A और एक B से B कट जाएगा, तो B/A ये आपका आंसर होगा। E1:E2 इक्वल टू B/A। तो ये है क्वेश्चन बेटा आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। So this is our next question. Again, it's a very important one. This is your question number 2.36 of NCERT. A small sphere of radius R1 and charge Q1 is enclosed by a spherical cell of radius R2 and charge Q2. So if Q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the cell when two are connected by a wire, no matter what the charge Q2 on the cell is. सो स्टेटमेंट को समझिए बेटा क्या है। सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, इसको आपने Q1 चार्ज दे रखा है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल, ये भी चार्ज्ड है और इस सेल का रेडियस है R2 और इसको आपने Q2 चार्ज दे रखा है। ये कहता है कि जब हम इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज जो है वो स्फीयर से सेल की तरफ जाएगा, यानी कि चार्ज का फ्लो ऐसे होगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की, तो चार्ज के फ्लो को डिसाइड करता है पोटेंशियल। जो एंड हायर पोटेंशियल पर होगा वहाँ से चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रूव क्या करना है कि भाई ये जो स्फीयर है ना, इस पर ज़्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, चलिए हम प्रूव करते हैं कि इस पर पोटेंशियल ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो आप दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट स्फीयर पे ले लो, एक पॉइंट सेल पे ले लो, दोनों पर पोटेंशियल निकालो। तो प्रॉपर्टी आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है और आउटसाइड एक्चुअल डिस्टेंस के हिसाब से निकालते हैं। चलिए P पॉइंट पर पोटेंशियल देखो, P पॉइंट पे कितने पोटेंशियल काम करेंगे, तो आंसर है 2, एक Q1 यानी कि इस वाले स्फीयर की वजह से, एक इस Q2 वाले की वजह से। अब जना देखो मैं P पॉइंट को ना मार्क कर रहा हूँ, दो चीज़ें अलग से बना रहा हूँ। ये आपका पहला स्फीयर, ये रेडियस हो गया R1, ये आपका सेल, ये रेडियस हो गया R2। समझने की कोशिश करना बेटा। अब P पॉइंट मार्क करो, P पॉइंट इसके तो सरफेस पर होगा और इसके इनसाइड होगा। ओके, अब सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस पे चार्ज Q1 है और इस पे Q2। तो आपको पता है सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, तो
तो KQ1/R1 प्लस, अब इस केस में सोचो, अलग से क्वेश्चन सोचो आप, इस केस में ये पॉइंट इस स्फीयर के बीच में कहीं आ रहा है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। तो अब मैं इसके बारे में, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको सोचो। तो इसमें क्या होगा, ये क्योंकि बीच में कहीं है तो पोटेंशियल होगा K चार्ज Q2/R2। तो इस P पॉइंट पे दो पोटेंशियल काम कर रहे हैं, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि मतलब समझने का तरीका देखो बड़ा आसान है। आप दो स्फीयर ड्रॉ कर लो ऐसे, इस वाले के लिए तो ये पॉइंट P ऑन द सरफेस हो गया, जबकि इस वाले के लिए तो ये पॉइंट P इसके अंदर लाई करेगा। तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल मान लो दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपको, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। जब इसका पोटेंशियल निकालोगे तो इसके सरफेस पर होने की वजह से KQ1/R1, इसका निकालोगे तो इसके इनसाइड होने की वजह से KQ2/R2। तो ये आपने इस पर पोटेंशियल निकाल दिया। अब Q पॉइंट पर निकालो, देखो Q पॉइंट पर। अब जरा सोचो Q पॉइंट के लिए क्या होगा, ये वही स्फीयर हो गया R1, Q1 चार्ज, ये R2, Q2 चार्ज। अब P पॉइंट देखो, Q पॉइंट क्या होगा, इसके लिए तो Q पॉइंट आउटसाइड होगा और इसके लिए सरफेस पे होगा। अब ये अगर ये P पॉइंट आउटसाइड है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा R2, ये भी R2 है। तो पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल क्या होगा KQ1/R2 प्लस इसका KQ2/R2। इसका एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि आउटसाइड है तो एक्चुअल डिस्टेंस से निकलेगा, इसका अब भी सरफेस पर है तो KQ2 है। ये आपका V2 आ गया। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ भाई, इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। दो तरीके क्वेश्चन को करने के, एक तो इनकी वैल्यू रख के कुछ सोच लो, नहीं तो दूसरा क्या करो, V1 माइनस V2 की वैल्यू निकाल लो, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 माइनस KQ2/R2। इससे कैंसिल हो गए। देखो KQ1 कॉमन आ गया, 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। अब चेक करो इसे, बड़ा कौन सा आएगा। अगर आप इस हिसाब से देखो, R1 छोटा रेडियस है तो 1/R1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, R1 छोटा है तो 1/R1 बड़ा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, V1 माइनस V2, इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 V2 से बड़ा है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू सेल, स्फीयर टू सेल जो है वो चार्ज फ्लो करेगा। दूसरी बात इसमें देखो Q2 नहीं आ रहा है, इस फाइनल फार्मूले में Q2 नहीं आ रहा है, यानी कि आउटर सेल पे आप कुछ भी चार्ज दे रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो चार्ज ने हमेशा स्फीयर से सेल की तरफ ही मूव करना है। ये आपका आंसर है, क्योंकि देखो दोनों के डिफरेंस में Q2 आ ही नहीं रहा है, और इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये Q2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट्स द आंसर फॉर यू। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।